मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सामाजिक विज्ञान विषय में जो पाठ है भारत में संसाधन और प्रकार, इसको लेने जा रहा हूँ। इसका वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न ये हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है। कहाँ स्थित है केवलादेव पक्षी घाना विहार? केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। केरल में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में नहीं है। वन संसाधन की प्रमुख समस्या है। वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है? वनों में लगने वाली आग, रेगिस्तान का विस्तार, आदिवासी गतिविधियां, मछली पालन, ये नहीं है। ज़्यादा खास समस्या वनों में लगने वाली आग। नीली क्रांति का संबंध वही फलोत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से, दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो ये हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। किसमें? हीरा के उत्पादन में। मध्य प्रदेश हीरा खनिज के उत्पादन में। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है? कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो ये भी पानी का इकट्ठा होना, ये भी मृदा निर्माण में सहायक नहीं है। ये तो है, ये तीनों तो वायु, जल, सड़े गले पेड़ पौधों के जीव जंतु, सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु, सेल और तापमान, ये तो हैं। अब आता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट, काली, लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। अब आता है रिक्त स्थान। फिर से पढ़ देता हूँ मैं इसको। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, या फिर एक और भी है ये। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखें तो सामाजिक वनीकरण की योजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना UNDP के सहयोग से संचालित है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये यहाँ पर दिया गया है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला। प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। और केंद्रीय वन आयोग की स्थापना सन 1965 में की गई थी। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी? सन 1965 में। इस तरह से रिक्त स्थान थे 8। अब अगले प्रश्न होंगे कौन से? सत्य कथन है। तो हर कथन का सत्य है क्या सत्य है ये बताना। तो इसमें पूछा गया है असम को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, ये सत्य है। सन 1965 में KM मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया, यह असत्य है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है, ये भी असत्य है। मानस असम में है। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये चौथे में सत्य है। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, ये भी सत्य है। हम मिलाना हमें जोड़ी मिलाना, तो स्तंभ आ, स्तंभ बा। दच्चीगाम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। पेरियार कहाँ है? ये केरल में है। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दच्चीगाम कश्मीर में है। और कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है कार्बेट नाम का, वो उत्तराखंड में है। असम जोरहाट 4 नंबर का कहाँ है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है असम जोरहाट नेशनल पार्क। काली मिट्टी का संबंध महाराष्ट्र से है। ये हो गई एक जोड़ी और है। इसमें बताया है आ स्तंभ बा स्तंभ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। चाय का बताना हमें असम से मेल कराना है। चाय का कपास का हम किससे मेल कराएंगे? महाराष्ट्र से मेल कराएंगे। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, यहीं कपास पैदा होता है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना चंद्रपुर में है। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अब आते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर।
तो इसमें बताया गया है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को या अंशों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यानी दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात राज्य से हुई थी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस अयस्क को कहते हैं? मैग्नीज अयस्क को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। अगले आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में आने वाले हैं और इस पाठ से जरूर आते हैं। पहला प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने या उड़कर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। बहते हुए जल, हवा या जीव जंतुओं या मानव क्रियाओं द्वारा। किस किस के द्वारा? बहते हुए जल के द्वारा, हवा के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा व मानव क्रियाओं के द्वारा भूपटल की जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत है, जो भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत है, उस परत के कट जाने, बह जाने, उड़कर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने या अन्य जगह चले जाने या स्थानांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव कहते हैं। को मिट्टी का अन्य जगह हट जाने को मिट्टी का कटाव कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं या कहा जाता है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा माने मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है या मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। मिट्टी के अपरदन यानी कटाव को या क्षय को रोकना ही मृदा संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, किसके कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश को रोकना आवश्यक है। तो मृदा संरक्षण नहीं करेंगे तो ये विनाश और ज़्यादा होगा। भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं? स्रोत क्या है भौम जल पाने के? यानी भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल को कहते हैं भौम जल, ग्राउंड वाटर। इससे कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा भूमि के अंदर पाए जाने वाले पानी को कहते हैं। मतलब इसके स्रोत क्या है? कुओं और ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है भौम जल का, जो कि धरती के अंदर छिपा हुआ है। इसके स्रोत है कुएं और ट्यूबवेल। ठीक है, अगला प्रश्न है संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पर्यावरण में स्थिरता लाना, ये वन नीति का पहला आधार है। दूसरा, जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। जंतुओं और जीव जंतुओं की सुरक्षा करना व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टियाँ? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अगला है प्रश्न, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी? वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु, माने वन संसाधन व प्रबंधन में व्यवसाय की नई बातों की जानकारी देने हेतु 1978 ईस्वी में स्वीडन की कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई। किसकी? वन प्रबंधन संस्थान की। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। उन्हें पहले स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में हुई, लेकिन बाद में भारतीय सरकार ने भोपाल में भी वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। ये स्नातकोत्तर व डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की जाती है। यहाँ क्या होता है? स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री की और डायरेक्ट की या डीलिट की उपाधि प्रदान की जाती है। गुलाबी क्रांति क्या है? गुलाबी क्रांति हमारे देश में विविध जलवायु एवं मृदा का उपयोग करते हुए, हमारे देश में बहुत सारी जलवायु है, अलग अलग प्रकार की मृदा है, और उसका उपयोग करते हुए उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंध के जो फल हैं, सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरा, नींबू, नाशपाती, आलूची, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। मैंने इस कृषि में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, इसे ही गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। अब आते हैं आपके
भारत के 4 परमाणु बिजली घरों के नाम बताइए, इनमें से प्रत्येक किस राज्य में स्थित हैं। देखिए, तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरार उत्तर प्रदेश में। इस तरह से ये 4 हैं, और भी 2-3 और बन गए हैं इसमें जो है, और नाम उनके हैं जो किताब में आप देख लीजिएगा। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में है जो कि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उपयोग होते हैं, उनको है, उनमें है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जो कि अभी अभी नए खोजे गए, उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा आदि। अभ्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। औषधि बनाने में अभ्रक का उपयोग होता है। बिजली के संचालन के उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। एक है मृदा क्षय किसे कहते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में कमी को मृदा क्षय कहते हैं। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी पावर होती है, उसमें अगर कमी आ जाए तो उसी को मृदा क्षय कहते हैं। ये भी प्रश्न हो गए। इसके बाद में अगले प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, माने विशेषकर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। पूरा मानव जीवन, संपूर्ण मानव जीवन मृदा पर या मिट्टी पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होता है। सभी प्राणियों का जो भोजन है वो सीधे सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से या मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास भी मृदा से मिलता है, रेशम भी मृदा से मिलती है, जूट भी मृदा से मिलता है। वह ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मृदा से ही मिलते हैं। जैसे भेड़ से मिलता है ऊन, भेड़ घास खाती है, वो भी मृदा में पैदा होता है। मृदा पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है। कौन? भेड़। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मृदा पर उगती है। मृदा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं उगेगी, वनस्पति नहीं उगेगी तो रेशम के कीड़े रेशम कहाँ से देंगे, है ना। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि और वनोद्योग मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। विलकॉक्स ने मृदा के विषय में कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है। मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो मृदा का इतिहास है, और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से ही प्रारंभ होती है, मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन प्रकृति की अमूल्य देन है, अमूल्य धरोहर है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बहुत जरूरी संसाधन है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग यानी 25% भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कल कारखानों के लिए मानव विकास के साथ खेती, आवास यानी रहने के लिए, मकान के लिए, आवास के लिए तथा कल कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी पर केवल या पृथ्वी के केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। वनों की इस कमी के कारण भू-अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि समस्याएं आज मानव के समक्ष आ खड़ी हुई हैं। अतः वनों का संरक्षण आवश्यक है, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब दिक्कतें आ जाएंगी। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट यानी ऊपर खड़े काट को, ऊर्ध्व काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। नंबर 1 ऊपरी, नाम भी बताना है इनके। नाम बताने में पहले हमें लेना है काम में कि परतों को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपेक्षाकृत मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत को मूल चट्टान कहते हैं। मूल चट्टान होती है। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत है। बाकी की मृदाएं की परत जो है कमज़ोर होती है, वो थोड़ी धीरे धीरे विकसित होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ह्यूमस तथा जैविक पदार्थों का पाया जाना किसमें, सबसे ऊपरी मृदा में। दूसरी परत में उपमृदा होती है जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टान ही होती है, मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। कलम बैंक स्थापित करने सहित पर्यावरण गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति की क्षमता बढ़ाना,
दूसरा है बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तीसरा है मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, वेधशालाएं या पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना। माने मिट्टी और पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आदि की सुविधाएं बढ़ाना। निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। निर्यात के लिए विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करना। खनिज पदार्थों का क्या महत्व है? देखिए, धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज का महत्व, औद्योगिक विकास का आधार खनिज हैं। यातायात के सभी साधन, मशीनें, उपकरण, कृषि यंत्र, पेट्रोलियम से बने पदार्थ, सोना चांदी व हीरे से बने आभूषण आदि हमें खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। लोहा और कोयला दो ऐसे खनिज है जिनके बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं है। अगला है दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों से संबंध जुड़ा है। श्वेत क्रांति क्या है? ये देखिए, श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया है जो अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दूध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है। ये समितियां ऋण देती हैं तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। यह आंदोलन फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसको आया नहीं था वीडियो में। देखिए, श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया गया है जो अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांवों में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध करती है। ये समितियां ऋण भी देती, उधार भी देती तथा पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती है। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पहुंच गया। ये थी श्वेत क्रांति, है ना। तो एक प्रश्न ये था। अब जो है मैं अगले प्रश्नों को अगले वीडियो में लूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब मैं इस वीडियो में जो शेष बचे प्रश्न हैं उनको पढ़ूंगा। औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत कौन सी फसलों का उत्पादन संभव है? औषधि उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। फल, भारत में उष्णकटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, लीची, अंगूर तथा शीतोष्ण कटिबंधीय फलों सेव, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट और शुष्क क्षेत्र के फलों में आंवला, बेर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। सब्जियों की पैदावार में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा आदि हैं। और भी सब्जियां हैं, बहुत नाम बता सकते हैं हम। फूल, गुलाब, ग्लेडियोलस ट्यूबरोज, कोसाद्रा प्रमुख फूल हैं। इनकी खेती भारत में परंपरागत ढंग से हो रही है। फिर इसी में आगे बताया मसाले। भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ बीज वाले मसालों का भी उत्पादन होता है। औषधि एवं सुगंधित पौधे, लगभग 2000 देसी प्रजातियों को औषधीय रूप में एवं 1300 प्रजातियों को सुगंधित एवं महक देने वाले पौधों के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है? वर्षा जल का संग्रहण का आशय है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग किया जाए जहां भूमि पर गिरता है। जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। यानी जल का प्रथम स्रोत वर्षा ही है। जल के अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे कुओं, नलकूपों, तालाबों, झरनों का मुख्य आधार वर्षा ही है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। अब यहाँ बताया गया, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की जल उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेती की सिंचाई करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस ढंग से जल संग्रहण
के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती। इस जल का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिससे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा बाहर निकालकर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। सामाजिक वनीकरण योजना क्या है? सामाजिक वनीकरण योजना वृक्षारोपण की ये योजना विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। मतलब वृक्षारोपण की इस योजना को वित्त बैंक से सहायता प्राप्त है। इसमें चक वनीकरण, विस्तार वनीकरण एवं शहरी वनीकरण के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। हर बच्चे के लिए एक पेड़। स्कूलों व कॉलेजों में यह नारा विकसित किया गया है कि हर बच्चे के लिए एक पेड़ है। वन महोत्सव का प्रचार प्रसार कर फार्म वृक्षारोपण, सड़कों, नहरों एवं रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई है। नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखिए। नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी हैं। वसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा चेचक आदि भयंकर व्याधियाँ नहीं होने पाती। मतलब चेचक आदि भयंकर व्याधियाँ नहीं होने पाती। दाँत खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि नीम की छाल उपयोगी होती है। दाँत खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए, ऐसा बताया। वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रभाव को रोकते हैं। गर्म व तेज हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अगला है खाद्यान्न फसलों। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन। अगला रबी और खरीफ की फसलों के कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बताइए कि प्रश्न में दोनों तीनों आ गए हैं। खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित हैं, जैसे धान, चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, तुअर आदि दालें। और बाकी खाद्यान्न, दालें और खाद्यान्न दोनों आते हैं। खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। तो देखिए पहले खरीफ है फिर रबी है। यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है, यानी बोई जाती है। मानसून के साथ ही बोई जाती है। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ ही शुरू होती है, यानी कि मानसून खत्म होने के बाद शरद ऋतु में बोई जाती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि हैं। इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी जैसे तेल निकालने वाले बीज आदि हैं। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। बरसात की फसलों में कम समय लगता है और रबी की फसलों में ज़्यादा समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इस तरह से ये अंतर था। और एक और प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंध से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई व उद्योग के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर करती। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो गया है। लिखा है, जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग,
और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक है। वर्षा जल संग्रहण तथा इसके प्रवाह को नियंत्रित करना, छोटे बड़े सभी नदी जल संभरणों का वैज्ञानिक प्रबंध करना, जल को प्रदूषण से बचाना। अब आता है एक अंतर, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर, दोनों में अंतर बताना है। श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट का संबंध है। पीत क्रांति का संबंध खाद्य तेलों यानी खाने के तेलों और तिलहन की फसलों से, जो तेल देती फसलें उनसे। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीत क्रांति कहते हैं। एक अंतर और बचा है। चौथा क्या कहता है, सरकार द्वारा इस क्रांति के अंतर्गत विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया है जो अधिक दूध देती हैं। 1987-88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की। साथ ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि की और किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराकर देश की तिलहन उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मध्य प्रदेश को खनिज संपदा की दृष्टि से धनी राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रदेश न सिर्फ मैंगनीज, बॉक्साइट तथा कोयला का प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पूर्व तक मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र में प्रथम स्थान पर था, परंतु वर्तमान में झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद इसका तीसरा स्थान आता है। राज्य में किस तरह के खनिज निकाले जाते हैं? हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ साथ चूना पत्थर, ताम्र, अयस्क तथा स्लेट के उत्पादन में भी राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है। किस में? तो चूना पत्थर में प्रथम है, तांबे में प्रथम है और स्लेट में उत्पादन में प्रथम है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को कैल्साइट, लेटेराइट तथा रॉक फास्फेट के उत्पादन में भी द्वितीय स्थान प्राप्त है। मैंगनीज उत्पादन में इसको तृतीय स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, शक्ति के संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? शक्ति के संसाधनों का संरक्षण वर्तमान अर्थव्यवस्था में शक्ति के संसाधन यानी प्राणवायु की भूमिका माने जाते हैं। जैसे मानव का शरीर प्राणवायु के अभाव में मृत हो जाता है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि भी शक्ति के संसाधनों के बिना संचालित नहीं हो सकते हैं। अतः देश में उपलब्ध शक्ति के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, जिससे मानव की शक्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव होती रहे। शक्ति के संसाधनों का समुचित उपयोग हो, शक्ति के स्रोत से भविष्य में भी ऊर्जा मिलती रहे तथा शक्ति के संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। शक्ति के संसाधन माने कोयला, पेट्रोलियम आदि, जिनके से मशीनें चलाई जाती, जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे उद्योग, व्यापार, कृषि सब चलता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का उपयोग बताते हुए उसके वितरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। बॉक्साइट एक अधातु खनिज है। अधातु खनिज नहीं है, धात्विक खनिज है, गलत छपा है। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। इससे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। विश्व के भंडार में भारत का स्थान प्रमुख है, परंतु उत्पादन में देश का स्थान 9वां है। भारत में बॉक्साइट झारखंड के रांची, पलामू, मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर व मंडला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, थाने, बीड़, रत्नगिरी, सतारा, कोलावा, तमिलनाडु के सलेम, उत्तर प्रदेश के बांदा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मिलता है। दुर्ग जिले से मिलता है। खनिज पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज प्रकृति की अनुपम देन है ना। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते हैं, प्रकृति के अनुपम देन है और करोड़ों वर्ष में तैयार होते हैं। उनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है। है ना। इससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से जहाँ प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है, खनिज पदार्थों के असंयमित उपयोग से दोहन से जहाँ प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ रहा है, वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। एक और प्रश्न है,
छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं, समझाइए। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। मैंने खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह इतना धनी है कि उसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। यह क्षेत्र बिहार राज्य के दक्षिणी भाग, यह भाग वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, जो भारत के लगभग मध्य भाग में है। लगभग मध्य प्रदेश की तरह, बिल्कुल मध्य में नहीं, पर लगभग मध्य भाग में, थोड़ा सा पूर्व में। और आगे क्या है, थोड़ा सा और बताया। छोटा नागपुर का संपूर्ण पठार प्राचीन कठोर शिलाओं का होने से यह अनेक प्रकार के धात्विक खनिजों का भंडार है। बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क की खदानें हैं। इसके अलावा यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, क्रोमाइट तथा चूने पत्थर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय प्रदेश भी कहते हैं, विश्व का खनिज आश्चर्य भी कहते हैं। इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्नों तक का मैंने वीडियो बताया। धन्यवाद, देखिएगा।